नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की सुगबुगाहट यूपी में भी सुनाई दे रही है। बीएमसी चुनाव में मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक गढ़ उससे छीन लिए। खास बात यह कि बीएमसी चुनाव के दौरान ओवैसी ने सीधा निशाना अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं पर साधा और उनसे सीटें भी छीनी, वो सीटें जो वो पिछले चुनावों में जीतते आ रहे थे। अब सवाल यह है कि ओवैसी की समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट में ये सेंधमारी क्या मुंबई से यूपी तक भी पहुंचने वाली है? पिछले दो चुनाव में, उत्तर प्रदेश के पिछले दो चुनाव में मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को मिला है। लिहाजा इसमें किसी भी तरह का बिखराव 2027 में समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। इस पूरी पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो चर्चा हो रही है बीएमसी इलेक्शन में, बल्कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में उनके प्रदर्शन के बाद, वो यूपी पर कैसे असर डाल सकती है, इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर साहब, शुरुआत करूंगा अखिलेश यादव की एक मीटिंग से जो अभी हाल में ही उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ की थी। चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक थी। क्या हुआ उस बैठक में? क्या उस बैठक में भी असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा सुनाई दी? आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। नीरज जी, वो बैठक हुई थी और उस बैठक में सारे सांसद मौजूद थे और वहां से एक नारा निकला, 37 जिताएंगे 27, यानी 37 सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो 27 के चुनाव को लीड करेंगे। बिहार चुनाव, महाराष्ट्र तो बाद में आया, मुंबई तो बाद में आया। बिहार चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार दूसरी बार परफॉर्म किया, आप याद कीजिए इसके पहले वाला जो चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें 2020 में भी सीमांचल में उन्होंने वो कांग्रेस से जो टिकट नहीं मिले थे जिन लोगों को, वो सब चले गए थे और वो ओवैसी को जीत मिली थी। और इस बार उन्होंने रिपीट किया, यानी कि उन्होंने अपनी जमीन को वहां पर मजबूत कर लिया। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि ओवैसी पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र में तो उनके विधायक भी जीतते रहे हैं एक वक्त में। तो और समाजवादी पार्टी बिहार व महाराष्ट्र का चुनाव जरूर लड़ती है और अबू आजमी जैसे नेता उनके पास वहां पर हैं, लेकिन इस बार जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का जो पिछली बार हुआ था, या उसके एक दो बार पहले, या बल्कि कहिए कि 1995 के बाद से जो जगह बन रही थी वो नहीं हुआ, ये भी सच है। तो अब वहां से कयास लगने शुरू हो रहे हैं कि ओवैसी यूपी में अब फोकस करेंगे। तो ओवैसी पहली बार यूपी में फोकस करेंगे ऐसा नहीं है जी। मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं दर्शकों को समझने के लिए। 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तकरीबन 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, और कोई सफलता नहीं मिली थी। 22 में उन्होंने एक अलायंस भी किया छोटी के साथ, और 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे। 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, एक प्रत्याशी ठीक परफॉर्म किया। आधा % वोट के करीब मिला था जहां तक मुझे याद आ रहा है। 1% वोट भी कुल मिला के नहीं मिला था, नहीं था। और जब आप लिस्ट देखते हैं, हाँ, कुल मिला के अगर देखें तो करीबन 20 लाख के आसपास वोट ओवैसी पार्टी को पूरे यूपी में मिले थे। तो ये है आधार उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि ओवैसी भी इधर चर्चा में भी ज्यादा रहे हैं, इधर उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है, उनकी पार्टी के लोग भी सक्रिय हैं यहाँ, ये भी सच है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात समझिए, पहले भी एक जिस तरह से बटी है यहाँ पे, दो हिस्सों की राजनीति, दो ध्रुवों की राजनीति है। 22 में भी हमने देखा, 24 में भी हमने देखा कि वोट जो है या तो बीजेपी के पास गए या समाजवादी पार्टी के पास गए, इवन बहुजन समाज पार्टी के पास भी नहीं गए।
या हम कहें कि 24 में इंडिया अलायंस के पास गए, तो फायदा कांग्रेस को हुआ। अब दो ध्रुवीय राजनीति में तीसरे ध्रुव की जरूरत। ओवैसी निश्चित तौर पर एक चर्चा में हमेशा रहते हैं। वो इकलौते नेता हैं अभी आज की तारीख में जो मुसलमानों के सवालों पर खुल के बोलते हैं। बाकी लोगों ने थोड़ा अपने आप को रिजर्व किया है। बाकी लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश पूरी होने की, माहौल को समझने की, पोलराइजेशन को बचाने की तमाम बातें हैं इसके भीतर। वो बीजेपी को अस्त्र नहीं देना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप वो एक लगाने लगती है बहुत आक्रामक ढंग से, वो स्पेस नहीं देना चाहते, इसलिए वो थोड़ा सा बचते हैं। ओवैसी लगातार बोलते हैं। ओवैसी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में जो हैं वो इकलौती पहचान है उस पार्टी की, तो वो भी लगातार बोलते हैं। अब ऐसे में जो पूरा दृश्य है वो ये है, अब यहां लखनऊ के सियासी गलियारों में तमाम तरह के कयास चल रहे हैं। कहीं ये बात होती है कि मायावती और ओवैसी गठबंधन कर लेंगे तो विपक्ष टूट जाएगा, मतलब वहां चला जाएगा विपक्ष का वोट। कहीं ये होता है कि ओवैसी के साथ अखिलेश यादव को गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अखिलेश यादव अगर ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं जी, वो अपना एक बड़ा वोट बेस जो है लूज करेंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा। आप याद कीजिए कांशीराम ने, जब कांग्रेस ने कांशीराम के साथ समझौता किया था, उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का? बिल्कुल दलित पूरा शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद से आज तक वो लौटा नहीं। कांग्रेस की गलती की वजह से मुलायम सिंह ने वो स्पेस क्रिएट किया, मुस्लिम वोट उनके पास चला गया, और तब से अब तक अपवादों को छोड़ दीजिए, 2012 को छोड़ दीजिए अगर, तो भी लगातार एक मेजॉरिटी का भरोसा जो है वो समाजवादी पार्टी पे है, मुस्लिम मेजॉरिटी का। अब अखिलेश यादव को की राजनीति को जितना इधर हाल के दिनों में जो बदलाव आए हैं, जो तब्दीली आई है, जो उनके अंदर मैच्योरिटी आई है, वो ये बताती है कि वो कंप्रोमाइज इस तरह से नहीं करेंगे। आप याद कीजिए 24 का चुनाव या 22 का चुनाव भी, जब चंद्रशेखर आजाद के साथ बात होने थी, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं गए, और ठीक है वो अपनी लाइन पर है, अपनी सफलता में है। तो ओवैसी के साथ भी गठबंधन समाजवादी पार्टी का या इंडिया अलायंस में ओवैसी आ जाएंगे, मुझे तो फिलहाल इसकी कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जरूर बात है कि एक चिंता है, एक बहस जो है छिड़ी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये इस बहस को जो है पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो एक दबाव बनाना चाहती है मुस्लिम समाज के ऊपर कि एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, और उसका नतीजा ये होगा कि यहाँ का वोट थोड़ा सा सरकेगा। तो दूसरी तरफ कुछ युवाओं के कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे युवाओं के बीच में ओवैसी की लोकप्रियता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है जो लगातार प्रताड़ना भी हो रही है, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, रिएक्ट भी नहीं कर रहा, रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हालात में एक ये हवा देने की कोशिश है। तीसरी तरफ हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि ओवैसी दरअसल भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करते हैं जी, वाली जो बात होती है, बी टीम, मैच फिक्सिंग, बी टीम, वही बात होती है। तो वो आसान, जाहिर सी बात है कि अगर ये वोट है एक तरफ कंसोलिडेट होता है और उसमें से कुछ कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा। लेकिन इसका जवाब ओवैसी ने दिया था जी, एक जगह उन्होंने ये कहा था कि हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपना विस्तार करे। अब किसी का फायदा होता है, नुकसान होता है। कल मैं बता दे रहा हूं सर कि ANI ने, न्यूज एजेंसी ANI ने जब ये सीधा सीधा बी टीम और मैच फिक्सिंग के आरोपों वाला सवाल पूछा, तो ओवैसी का कहना था कि भाई पहली बात तो ये कि मेरी चर्चा हो रही है इसका क्योंकि मैं सफल हो रहा हूं, दूसरी बात ये कि मुस्लिम समुदाय को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए ये मैं चुनाव लड़ता रहूंगा, भले ही इससे ये राजनीतिक संतुलन बिगड़ता हो।
मतलब वो कोई अपोलोजेटिक नहीं है, कोई डिफेंसिव नहीं है इस बात पे कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं बिगड़ता है संतुलन बिगड़े, मैं तो लड़ूंगा चुनाव। ये बिल्कुल, और ये आपने कल का जिक्र किया, मुझे याद है ये 5 साल पहले भी उन्होंने ठीक इसी अंदाज में एक टेलीविजन पे ही जवाब दिया था। तो ये ठीक बात है, उनका अधिकार है। लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मुहाने पे खड़ी है इस वक्त, वहां पे ये चुनाव बहुत डिसाइसिव है। मैं ये मान सकता हूं कि ये चुनाव का नतीजा अगर विपक्ष के लिए खराब होता है, वर्तमान विपक्ष के लिए या इंडिया अलायंस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए अगर खराब होता है, तो हो सकता है इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य बदले, तमाम गठबंधन टूटे, तमाम नए गठबंधन हो, तमाम कॉम्प्रोमाइजेस हो। लेकिन इस बार यानी 2027 में मुझे लगता है कि जो गठबंधन है वो उसके भीतर कॉम्प्रोमाइज करके किसी तीसरे को जगह देना वो तभी हो सकता है जब मायावती आए। लेकिन अगर वो नहीं आती हैं तो ओवैसी के लिए ये गुंजाइश उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं है कि वो अपनी शर्तों पे इस गठबंधन का हिस्सा बने और अपना एक शेयर ले जाए। ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन गठबंधन का हिस्सा बने बिना तो मैदान में उतर ही सकते हैं ना ओवैसी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनका अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। और जब वो उतरेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो 17 के चुनाव में, 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव, दोनों में ओवैसी का एरिया तो बढ़ाया उन्होंने। भाई कहां 30-32 सीट लड़ रहे थे और उसके बाद 100 सीट लड़े। तो वो लेकिन मायावती से गठबंधन के भी तो चर्चे होते हैं ना। आपको याद होगा बिहार का चुनाव, जहां पिंटू यादव मायावती की पार्टी के एक विधायक जीते, जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीछे ओवैसी की पार्टी का पोस्टर लगा हुआ था। देखिए बिहार में और मायावती एक ही स्थिति है। लेकिन यहाँ पर भी तो एक मायावती से गठबंधन के चर्चे ओवैसी के होते हैं, उसके वो जी चर्चे तो नीरज जी लगातार होते हैं और होते रहेंगे। और मायावती के पास भी अभी जमीन जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तेजी से खोई है, उनके लिए हो सकता है कि शायद मजबूरी हो, क्योंकि उनको मालूम है उनका, देखिए मायावती का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या था। उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन वही था जो कांग्रेस का बेसिक कॉम्बिनेशन था अपने सफलता के दिनों में, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। तो यही बेस्ट कॉम्बिनेशन 2012 में मायावती के साथ था। लेकिन 2012 के बाद से उन्होंने जिस तेजी से गठबंधन किए और गठबंधन तोड़े, और उसके बाद वो अभी कहां है, लेस देन 10% वोट पे आके टिक गई हैं। यानी वो वहीं पहुंच गई हैं जहां कांग्रेस पहुंची थी कुछ समय पहले। तो वो राजनीति तो उस तरह से है। अब अगर मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन करती हैं तो निश्चित तौर पर ये इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि क्या उनका दलित वोट बैंक वापस जाएगा। अगर वो दलित वोट बैंक उसी रफ्तार में वापस गया तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स को भी ये लगेगा कि यहां पर विनिंग सिचुएशन बन सकती है। तो वो वहां, अब एक तीसरी बात, मायावती ने ब्राह्मणों के ऊपर भी चारा डालना शुरू किया। उनका एक बयान अभी मीटिंग में आया। तो वो फिर कोशिश कर रही हैं, जद्दोजहद में लगी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि वो भी एक प्रमुख प्लेयर तो हैं ही, तो लेकिन शक्ल अभी नहीं है। और जिस तरह से आरोप मायावती पे भी लगते हैं कि वो भी किसी दबाव में हैं, किसी अप्रत्यक्ष दबाव में हैं, जो कई बार प्रत्यक्ष भी लोग कह देते हैं उसको, वो दबाव के भीतर वो समझौता भी करें तो वो तब फिर वो तिकोना चुनाव तो होगा। और ऐसा नहीं है कि इसको लेके सारी पार्टियां किसी मुगालते में, सबकी निगाह सबके ऊपर है। अब उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी के बाद, बीती 15 जनवरी के बाद हर पार्टी
अब फाइनल कील कांटा दुरुस्त करने में लगी हुई है। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और उसके भीतर ओवैसी की चर्चा होना, चर्चा के लेवल पे तो हमेशा रेलिवेंट रहेंगे ओवैसी, वो चुनाव तक रहेंगे। लेकिन गठबंधन की दृष्टि से वो कहां किस तरह से कैसे फिट होते हैं, वो क्योंकि वो अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं और कहते हैं कि भाई 5 सीटें हम लड़ लेंगे, ठीक है 1 मिनट के लिए, लेकिन वो कहेंगे नहीं साहब हमको तो एक बड़ा शेयर चाहिए, हमारे वजह से तो सारे माइनॉरिटी वोट आपको मिलने वाले हैं। तो वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर यही है कि आपको फिलहाल अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में तो ओवैसी के घुसने की कोई सूरत नहीं दिख रही है। दरअसल ये बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये इसलिए भी आई कि वो मीटिंग जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, उस मीटिंग से एक सांसद समाजवादी पार्टी के निकले रमाशंकर राजभर, उन्होंने ये बात मुझे लगता है शायद उत्कर्ष जी ये कही थी कि हम तो किसी को भी साथ ले लेंगे अगर बीजेपी से लड़ना है। वहीं से ये बात निकली कि ओवैसी के साथ भी गठबंधन हो सकता है क्या। एक बात और कि जी हाँ जी नहीं, रमाशंकर राजभर ने ये बात कही थी, लेकिन वो एक जनरल बात थी, वो एक सवाल था, सवाल का जवाब दिया था उन्होंने, और वो लेकिन बात वही है ना जो मैं कह रहा हूं कि ओवैसी अपनी शर्तों पे इस गठबंधन में आएंगे या अखिलेश यादव की शर्तों पे गठबंधन में आएंगे। अगर गठबंधन में आते तो लड़ाई तो वहां है। एक बात ये कि चूंकि आपने कहा 15 जनवरी के बाद से फाइनल कील काटे दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो एक पंचायत चुनाव भी आएंगे, और पंचायत चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपना हाथ आजमा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव के जरिए एक एंट्री पॉइंट असदुद्दीन ओवैसी बना सकते हैं, और अगर वहां से वो एक एंट्री लेते हैं तो आपको कितनी मजबूत और कितनी कमजोर लगती है वो एंट्री? देखिए, मैं पंचायत चुनावों को विधानसभा का इंडिकेशन नहीं मानता हूं। मेरी अपनी समझ के हिसाब से लोग कहते हैं कि ये सेमीफाइनल होगा, ये होगा। देखिए, पंचायत चुनाव का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, वहां की वोटिंग बिल्कुल अलग होती है, और हमने देखा कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाकों में चुनाव मतलब उनके समर्थित प्रत्याशी जीतते रहे हैं, लेकिन जब बड़े चुनाव आते हैं तो ग्रामीण इलाकों में उसकी मजबूती वैसी नहीं दिखाई देती है। तो ओवैसी लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो लड़ेंगे, और हो सकता है कुछ ग्राम प्रधान भी उनके जीत जाएं, लेकिन वो विधानसभा के लिए कोई बड़ा इंडिकेटर क्रिएट कर लेंगे? भाई देखिए, सीधी बात है ना कि गांव का चुनाव ठीक है, 2000-2500 वोटर का, 4000 वोटर का चुनाव है, किसी गांव में मुस्लिम बाहुल है और वहां पर समाजवादी पार्टी नॉन मुस्लिम को टिकट देती है, और वो कोई प्रभावशाली मुसलमान व्यक्ति चुनाव लड़ जाता है ओवैसी के टिकट पे, उनके सिंबल पे, ठीक है, उसका अपना मैनेजमेंट होगा, अपने बूते जीत जाएगा। हाँ, वो पूरा वोट फिर विधानसभा में वैसे ट्रांसफर होगा, ये नहीं कहा जाता, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। यानी पंचायत उदाहरण है, हम लोग बहुत सारे विधानसभाओं को देखते हैं, यहाँ ग्राम सभा के चुनाव में समर्थन किसी का होता है, लेकिन विधानसभा में पलट जाती है चीजें। एक बात और कि हालांकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बीएमसी के चुनाव रैलियों में सीधा सीधा अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे थे। उनकी एक रैली का एक बयान बड़ा चर्चा में आया था कि अखिलेश यादव को पता है कि मुस्लिम लीडरशिप अगर आगे आएगी तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अफजाल अंसारी, इरफान सोलंकी, इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी, बर्क, ये सब तो इनको तो लीडरशिप ही कहा जाएगा ना, मुस्लिम लीडरशिप, और अखिलेश यादव की पार्टी में हैं ये सब लोग। देखिए, मैं वही कह रहा था कि मुंबई का चुनाव जीतने के लिए ओवैसी को समाजवादी पार्टी का वोट लेना था उन वार्डों में, वो अटैकिंग थे, और जाहिर सी बात है कि अगर आप देखिए कि एक राष्ट्रीय नेता होने के बाद वो बीएमसी के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के का कोई बड़ा नेता
मतलब शीर्ष के 3-4 नेताओं में से, तो नहीं गया ना। वो तो अबू आजमी लड़ रहे थे चुनाव, अबू आजमी अपने तरीके से लड़ रहे थे, फ्री हैंड थे, वो लड़ रहे थे, ठीक है। यहां तक कि क्या हमने देखा कि जया बच्चन जो राज्यसभा सांसद हैं, मुंबई में ही रहते, उन्होंने समाजवादी पार्टी का कैंपेन किया? नहीं, बीएमसी में तो नहीं किया। तो चुनाव लेकिन ओवैसी ने किया। ओवैसी की अपनी स्टाइल है और सबके अपनी स्टाइल। हैदराबाद में तो लोकल बॉडी इलेक्शन ही उनका मजबूत वो है ना, राष्ट्रीय और उसी का नतीजा है कि हैदराबाद में उनका जो बेस स्ट्रांग बना हुआ है वो लोकल बॉडी से ही बना हुआ है ना, वो सही बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि स्थानीय निकायों के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों के भीतर कभी, मतलब ठीक है, बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे दिल्ली की हुई, हैदराबाद है, मुंबई है, बेंगलोर है, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा है जी, बीजेपी का मेयर होता ही रहा है। लेकिन सर एक बात और, आपको इसमें कितना दम लगता है? कुछ लोग ये दलील भी दे रहे हैं कि भाई बीएमसी के चुनाव में जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से का असदुद्दीन ओवैसी ने लिया है, कोई वो मुंबई के मुसलमान नहीं है, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग हैं। इसलिए उन चुनाव के नतीजों के बाद वो जैसा होता है उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदारों से बात, उसका बज़ जो है वो सिर्फ चुनावी खबरों में नहीं बल्कि उन वोटरों के जरिए भी उत्तर प्रदेश में है। भाई लोग अपने रिश्तेदारी में बात करते हैं, हाँ यहाँ तो ओवैसी आया था, ओवैसी जीता, ओवैसी को इसलिए वोट दिया। तो वो जो बज़ है वो ऐसा नहीं है कि वो मुंबई के मुसलमान थे, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो यही यूपी के ही लोग हैं ना। निश्चित तौर पर वो यूपी और बिहार के लोग ही हैं, और वही वहां समाजवादी पार्टी के का भी बेस वही है। और इसीलिए वहां पे धनंजय सिंह जाकर भी तो हमें कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। बीजेपी का भी मुंबई में बड़ा बेस नॉर्थ इंडियन ही है जी, उत्तर भारतीय ही है। कृपा शंकर जो उनके लिए पिछले कई सालों से कमान संभालते रहे। देखिए ना, बड़े बड़े नेता जो हैं उत्तर भारतीय हैं वहां पे, आप कृपा शंकर सिंह को देख लीजिए, या और अभी प्रवक्ता जो हैं प्रेम शुक्ला हैं, ये सब। कृपा शंकर सिंह को तो यहाँ पूर्वांचल में लाके चुनाव लड़वा दिया ना बीजेपी ने। हाँ, मुंबई से। वो जौनपुर आजमगढ़ इम्पैक्ट बहुत है वहां, और या बहराइच इम्पैक्ट बहुत है, तो वो अपनी जगह पे है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चर्चा जो है, ऐसा नहीं है कि मुंबई के चुनाव के बाद यहां आएगी, ये चर्चा तो यहां है, ठीक है। ओवैसी की चर्चा तो मुस्लिम समाज में होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मुस्लिम वोटरों के सामने एक स्थिति तो बड़ी स्पष्ट है, बीएमसी सरकार नहीं थी, विधानसभा में सरकार बननी है जी, और उनको पता है कि उनके वोट के टूटने का मतलब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का आना 100% से ज्यादा सुनिश्चित होना है। तो ऐसे में वो वोटर, देखिए हमेशा जिक्र होता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, मुसलमान जो है एक चंक में वोट करता है, वो ठीक बात है, वो इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दीजिए, तो वो एक कमिटमेंट के साथ वोट करता है। उसको मालूम है कि वो माइनॉरिटी है, उसको मालूम है कि अगर वो एकजुट नहीं होगा तो वो सत्ता के भीतर उसकी आवाज नहीं रहेगी, और सत्ता के भीतर आवाज रहने के लिए उसको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पोलराइज पॉलिटिक्स है, उस पोलराइज पॉलिटिक्स के भीतर वो अपना वोट अगर ओवैसी को दे के, और मान लीजिए कि उनके 5, 6, 7 विधायक जिता लेता है, और इंडिया अलायंस या अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी कुछ भी कह लीजिए, इनके 50 उम्मीदवारों को हरा देता है, तो सरकार किसके पक्ष में जाएगी? ठीक बात है। तो दोस्तों कई बार ये जुमला भी इस्तेमाल होता है कि भाई अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। तो पहले सीमांचल बिहार और फिर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में खबरों की शक्ल में एक धुआं तो उड़ा ही दिया है।
अब वो उसके पीछे आग कितनी होगी या वो आग को कितनी हवा दे पाएंगे, ये हमें थोड़ा सा आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले ही जो माहौल बनता है, उससे पहले ही जो समीकरण बनते हैं, वो भी बहुत कुछ इशारा कर देते हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों के नाकाम प्रदर्शन के बावजूद 2027 के लिए वो सुर्खियों में बने रहेंगे, चर्चाओं में कम से कम जरूर बने रहेंगे। हमारी नजर उन चर्चाओं पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।